कहानियाँ हिंदी। कृष्णा नदी के तट पर स्थित वेदाद्री गांव। वर्ष 1920। शाम के 6 बजे। सूरज डूब रहा है और ठंडी हवा चल रही है। राजा रेड्डी 55 वर्ष और उनकी पत्नी रंगम्मा 50 वर्ष बैलगाड़ी पर आ रही हैं। राजा रेड्डी ठंड से कांपते हुए, अरे बाप रे बाप, रंगम्मा ये कैसी ठंड है, मेरे दांत कटकटा रहे हैं। हमने बेकार में ही ये यात्रा तय की। घर पर आराम से अंगीठी के सामने बैठकर गर्मा गर्म मिर्च के भजिए खाने के बजाय हम इस गर्म गांव को देखने क्यों चले आए? चुप रहिए रेड्डी जी, आप हमेशा ऐसा ही करते हैं। कोई भी नई चीज देखनी हो तो आपको आलस आता है। जब सब लोग कह रहे हैं कि उस गांव में ठंड नहीं होती तो अपनी आंखों से देख लेने में क्या हर्ज है। लेकिन मेरे हाथ सुन्न हो रहे हैं। इस ठंड में ये बैल भी चल नहीं पा रहे हैं। वो देखो, उस बरगद के पेड़ को पार करते ही गांव आ जाएगा। देखते हैं वहां कौन सा ज्वालामुखी फटने वाला है, वरना इतनी ठंड में वो गांव भला कैसे गर्म रह सकता। ज्वालामुखी तो नहीं होगा, लेकिन कोई ना कोई चमत्कार जरूर होगा। एक बार हवा में सांस लेकर देखिए। उसने थोड़ा और जोर से सूंघते हुए कहा। क्या है? धूल की बदबू के अलावा और क्या है? धूल नहीं है, ध्यान से महसूस कीजिए। गर्म हवा छू रही है। अभी थोड़ी देर पहले तक ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उस बरगद के पेड़ को पार करते ही हवा में बदलाव आ गया। अरे हाँ रंगम्मा, ये तो सच है। मेरा मन कर रहा है कि कानों पर बांधा हुआ मफलर हटा दूं। यहाँ हवा गुनगुनी है, सूरज तो ढल चुका है, फिर ये कैसा अनोखा चमत्कार है। यही तो इस गांव की खासियत है। चलिए अंदर चलेंगे तो असली बात का पता चलेगा। बैलगाड़ी गांव के भीतर दाखिल हुई। वहां का नजारा देखकर राजा रेड्डी और रंगम्मा हैरान रह गए। गांव के लोग हल्के कपड़ों में घूम रहे थे। किसी ने भी स्वेटर या कंबल नहीं ओढ़ा था। रंगम्मा इधर देखो, वो लड़का नंगे बदन घूम रहा है। क्या उसे ठंड नहीं लग रही? मुझे यहाँ भी थोड़ी बहुत ठंड लग रही है, पर इन्हें देखकर तो मुझे पसीना आ रहा है। हाँ जी, देखिए सब कितने फुर्तीले दिखाई दे रहे हैं। हमारे गांव में तो इस समय तक सब दरवाजे बंद करके दुबक कर सो जाते। चहल पहल तो ठीक है, पर ये गर्मी आ कहाँ से रही है? यहाँ कहीं बड़ी आग जलती हुई तो नहीं दिख रही। यही तो हमें पता लगाना है। गाड़ी को उस सराय के पास रोकिए। आज रात हम वहीं ठहरेंगे। ठीक है, पर मुझे भूख लग रही है। लगता है इस गर्म हवा की वजह से भूख भी बढ़ रही है। आपको खाने की धुन के अलावा कुछ और सूझता भी है? उन्होंने सराय के पास गाड़ी रोकी और अंदर चले गए। सराय के मालिक कोटैया ने उनका स्वागत किया। राजा रेड्डी और रंगम्मा अपना सामान रखकर गांव में टहलने निकल पड़े। राजा रेड्डी और रंगम्मा गांव की गलियों में घूम रहे हैं। हर घर के सामने कोई ना कोई काम चल रहा है। कुछ लोग चरखा काट रहे हैं, कुछ टोकरियां बुन रहे हैं। रंगम्मा, इस समय रात के 8 बज रहे हैं, फिर भी ये लोग अब तक काम में लगे हुए हैं। क्या इन्हें नींद नहीं आती? क्या ये थकते नहीं हैं? इनके काम करने में एक लय है। कोई भी चिढ़कर काम नहीं कर रहा है। सब हंसते मुस्कुराते और गाना गाते हुए काम कर रहे हैं। क्या गाना गाने से पेट भरता है? इतनी रात को मेहनत करने की क्या जरूरत है? क्या दिन का समय कम पड़ता है? शायद यही इस गांव की गर्मी का कारण हो। जब सब मिलकर मेहनत कर रहे हैं तो श्रम से पैदा हुई गर्मी पूरे गांव में फैल गई होगी। तुम भी ना रंगम्मा, कुछ भी बोलती हो। इंसानों की मेहनत से गांव गर्म कैसे हो सकता है? ये तो सिर्फ कविता जैसी बातें हैं। इसके पीछे जरूर कोई वैज्ञानिक कारण होगा। वो देखो, वहाँ कोई बुजुर्ग मिट्टी गूंथ रहे हैं। वे एक कुम्हार के घर के पास गए, जहाँ वीरैया मिट्टी से मटके बना रहा था। क्यों भाई? ओ बुजुर्ग, इस सर्दियों की रात में भी मिट्टी में हाथ डालकर काम कर रहे हो, तुम्हें ठंड नहीं लग रही? नमस्कार बाबू, लगता है आप यहाँ नए आए हैं। ठंड क्यों लगेगी बाबू? जब काम में मन लग जाए तो ठंड भूख सब भूल जाते हैं। हमारे गांव में एक कहावत है, आलस ठंड को बुलाता है और मेहनत गर्मी देती है। कहावत तो अच्छी है, लेकिन सचमुच आपके गांव में ठंड बहुत कम है। इसका क्या कारण है? कुछ लोग कहते हैं कि हमारे गांव के नीचे कोयले की एक बड़ी खदान है, लेकिन हमारा भरोसा कुछ और है। हमारे गांव में कोई भी खाली नहीं बैठता। दिन में खेतों में और रात को घरों में हमारे पसीने की बूंदें ही इस गांव को गर्म रखती हैं। पसीने की बूंदें? भला ये कैसे मुमकिन है? ठीक है, तुम अपना काम करो, हम आगे चलते हैं।
वे जैसे ही आगे बढ़े, गांव के बीचों बीच एक बड़ा मंडप दिखाई दिया। वहां बड़े बड़े चूल्हे जल रहे थे और गांव की सभी औरतें मिलकर खाना बना रही थी। वह जगह बहुत ही गर्म और आरामदायक थी। हाँ रंगम्मा, यहाँ तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। शायद इन चूल्हों की आग की वजह से ही गांव गर्म रहता है। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में खाना क्यों बनाया जा रहा है? किसी से पूछकर पता करते हैं। वो महिला खाली दिखाई दे रही है, उन्हें बुलाइए। सुनो बहन, यहाँ क्या हो रहा है? क्या यहाँ रोज मुफ्त भोजन कराया जाता है? नहीं जी, ये हमारे गांव की सामूहिक रसोई है। सर्दियों में हर घर में अलग से चूल्हा जलाना मुश्किल और खर्चीला होता है। ऊपर से बुजुर्ग और अकेले रहने वाले लोग ठंड में परेशान होते हैं। इसलिए इन 4 महीनों में पूरा गांव मिलकर यही खाना बनाता है। कितना सुंदर विचार है। इससे लकड़ियाँ बचती हैं, मेहनत कम होती है और सब मिलकर एक साथ रहते हैं। विचार तो अच्छा है, पर इसका खर्च कौन उठाता है? कौन ज्यादा खाता है और कौन कम खाता है? क्या इस बात पर झगड़े नहीं होते? झगड़े क्यों होंगे बाबू? जिसके पास जो राशन होता है वो ले आता है, जिसके पास नहीं होता उसे संपन्न लोग दे देते हैं। इन चूल्हों की गर्मी की वजह से इस मंडप के आसपास का पूरा इलाका बेहद गर्म रहता है। ओहो, तो ये चूल्हे ही गांव को बचा रहे हैं। मैंने पहले लोगों की मेहनत वाली बात पर यकीन नहीं किया था, पर इन जलते चूल्हों को देखकर अब भरोसा हो रहा है। सिर्फ ये चूल्हे ही नहीं रेड्डी जी, बल्कि इन चूल्हों के पीछे छिपी मिलकर जीने की सोच असली गर्मी दे रही है। हमारे गांव में तो सब अपनी अपनी दीवारें खड़ी करके पड़ोसी का मुंह तक देखे बिना जीते हैं। तुम अब ज्यादा ज्ञान मत झाड़ो रंगम्मा, मुझे भूख लगी है। क्या हम भी यहाँ खा सकते हैं? बिल्कुल बेझिझक खाइए। हमारे गांव में आए मेहमान हमारे लिए भगवान के समान हैं। आइए, मैं पत्तल बिछाती हूँ। राजा रेड्डी और रंगम्मा लोगों की कतार में बैठ गए। आसपास गांव के लोग बातें करते हुए खाना खा रहे थे। राजा रेड्डी के लिए यह माहौल बिल्कुल नया था। रंगम्मा, इस संगटी में एक अलग ही स्वाद है। हमारे घर में जो तुम बनाती हो उससे कहीं ज्यादा स्वादिष्ट है। हमारे घर में तो मैं अकेले ही चिढ़ते हुए खाना बनाती हूँ। यहाँ 10 लोगों ने हंसते हंसते खाना बनाया है। ये उसी हंसी का स्वाद है। सच है, मुझे यहाँ जरा भी ठंड नहीं लग रही। अपने गांव में होता तो अब तक कंबल ओढ़कर सो चुका होता। यहाँ मन को एक अनजानी सी शांति मिल रही है। रेड्डी जी, क्या आपने ध्यान दिया? यहाँ कोई भी आलसी नहीं है। बुजुर्ग लोग पत्तल सिल रहे हैं और नौजवान खाना परोस रहे हैं। सब किसी न किसी काम में जुटे हैं। आप तो हमेशा कहते हैं ना कि काम करने में आलस आता है। यहाँ देखिए, काम में ही असली आनंद है। हाँ रंगम्मा, अब मुझे ताने मत मारो, लेकिन इनका जीने का तरीका सचमुच बहुत अच्छा है। मैंने सोचा था कि सर्दियों में गर्म रहने वाला गांव प्रकृति का कोई चमत्कार होगा, पर अब समझ आया। इंसान अगर ठान ले तो कुछ भी हासिल कर सकता है। यहाँ तक कि ठंड को भी जीत सकता है। हमारे पास पैसा तो है, पर ऐसा सुख नहीं है। सच कहा। कल सुबह जब हम अपने गांव लौटेंगे तो क्या हम भी ऐसा ही कुछ शुरू करें? हम अपने घर के आंगन में अलाव, सर्दियों की आग जलाएंगे और गांव वालों को बुलाएंगे। अरे वाह, आखिरकार आपको कोई अच्छी सोच तो आई। हम ऐसा जरूर करेंगे। खाना खाने के बाद शांतम्मा उन्हें गांव के छोर पर स्थित एक बगीचे में ले गई। वहां एक बड़े गड्ढे से भाप निकल रही थी। आपने पहले पूछा था ना कि इस गर्मी का क्या कारण है। सामूहिक रसोई अगर एक कारण है तो ये दूसरा कारण है। ये क्या है? क्या ये गर्म पानी का कुंड है? नहीं, ये हमारे गांव का जैविक खाद का गड्ढा है। हम सब अपने पशुओं का गोबर, कृषि का कचरा, सूखी पत्तियां सब इसी में डालते हैं। इसके सड़ने की प्रक्रिया में बहुत गर्मी पैदा होती है। उस गर्मी को हम पाइपों के जरिए गांव के मुख्य स्थानों, खासकर मवेशियों के तबेले और स्कूल तक पहुंचाते हैं। अद्भुत, कचरे से गर्मी पैदा कर रहे हो। कितनी समझदारी है आपकी। देखा रेड्डी जी, ये लोग कुछ भी बर्बाद नहीं करते, यहाँ तक कि कचरे का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक हम हैं जो सफाई के नाम पर कचरा जलाकर धुआं फाकते हैं। हाँ बहन, ये हमारे पूर्वजों की सिखाई हुई विद्या है। इस तरीके की वजह से हमारे गांव में मच्छर भी नहीं होते। रंगम्मा, इस गांव में आकर मैंने बहुत कुछ सीखा है। मुझे लगता है कि मैं यहाँ सिर्फ ठंड से बचने नहीं आया, बल्कि अपने अज्ञान को दूर करने आया हूँ।
बहुत खुशी की बात है जी। यात्रा का मतलब सिर्फ नई जगह देखना नहीं, बल्कि नई बातें सीखना भी होता है। उस रात सराय में सोते समय राजा रेड्डी को कंबल की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। सुबह उठते ही उन्होंने देखा कि गांव के लोग अपने अपने कामों में जुट चुके थे। रंगम्मा, कितनी अच्छी और सुकून की नींद आई, कोई सपना तक नहीं आया। मन शांत हो तो नींद अच्छी ही आती है। अब उठिए, हमें निकलना है। उन्होंने गांव के बुजुर्गों और शांतम्मा को धन्यवाद कहा और बैलगाड़ी पर बैठ गए। रंगम्मा, इस गांव को छोड़कर जाने में दुख हो रहा है। वो गर्माहट सिर्फ हवा में नहीं थी, बल्कि वहां के लोगों की बातों और व्यवहार में थी। हम अपने गांव लौटकर न सिर्फ अलाव जलाएंगे, बल्कि वो सामूहिक रसोई की प्रथा भी शुरू करेंगे। अपने गांव को भी सर्दियों में गर्म रहने वाला गांव बनाएंगे। बिल्कुल। सबसे पहले हम अपने खेतों के मजदूरों से इसकी शुरुआत करेंगे। उन्हें ठंड के कोट खरीद कर देने के बजाय अगर ऐसी सुविधाएं दी जाएं, तो वे ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। गाड़ी जैसे ही बरगद के पेड़ को पार कर गई, वैसे ही दोबारा ठंडी हवा चलने लगी। राजा रेड्डी ने अपनी शॉल ओढ़ ली, लेकिन उनके मन में उस गांव की यादें अब भी बेहद गर्म और ताज़ा थीं। राजा रेड्डी और रंगम्मा अपने गांव वापस आ गए, लेकिन वे अब पुराने इंसान नहीं रहे थे। उनकी सोच बदल चुकी थी। वेदाद्री गांव से मिले सबक ने न सिर्फ उनकी जिंदगी, बल्कि उनके पूरे गांव को बदलने का रास्ता दिखा दिया था। अगर हमारे भीतर एकता, कड़ी मेहनत की भावना और प्राकृतिक संसाधनों का समझदारी से उपयोग करने का हुनर हो, तो हम किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। वर्ष 1990, जनवरी का महीना, संक्रांति का त्योहार। गांव में चहल पहल है, लेकिन किसी भी घर के चबूतरे पर दामाद दिखाई नहीं देता। केवल बेटियां ही अकेले अपने मायके आ रही हैं। पुल्लैया, उस गली के अंत में शोर कैसा है? क्या कोई नया व्यक्ति गांव में आया है? मेरे नियम के बारे में तो सब जानते हैं ना? कोई नहीं आया बाबू। हमारे गांव की बेटियां आ रही हैं, उनकी गाड़ियां रुक रही हैं। आपकी दया से हमारे गांव में त्योहार के समय दामादों का रोब और उनकी अजीब इच्छाओं को पूरा करने की मुसीबत टल गई है। अगर आपने 15 साल पहले वो नियम नहीं बनाया होता, तो अब तक दूसरे गांवों में हमारी इज्जत चली गई होती। हमारे गांव का स्वाभिमान आपकी वजह से ही बना हुआ है। कांतम्मा भीतर से कॉफी का गिलास लाते हुए दुखी मन से, कैसी इज्जत है आपकी। 15 साल पहले हमारे बड़े दामाद ने खाने में घी न होने पर मर्यादा की कमी की बात कह दी थी, तो आपने जिद पकड़ ली और फैसला सुना दिया कि इस गांव की दहलीज पर कोई दामाद कदम नहीं रखेगा। हमारी बेटी सीता की शादी को 3 साल हो गए हैं, लेकिन छोटा दामाद सूर्यम बाबू आज तक हमारे घर नहीं आए। त्योहार पर मेरी बेटी अकेले आती है और रोते हुए चली जाती है। कांतम्मा, मेरी बात ही पत्थर की लकीर है। उस दिन उसने गांव के बड़ों के सामने मेरा अपमान किया था। दामाद घर आया देवता नहीं होता, वो घर की इज्जत उछालने वाला पराया व्यक्ति होता है। मेरी बेटियां आए तो उन्हें खाना खिलाओ, लेकिन दामादों का नाम लिया तो ठीक नहीं होगा। चाहे सूर्यम हो या कोई और, वो मेरी दहलीज नहीं लांघ सकता। औरतों के आंसुओं से मेरा स्वाभिमान नहीं पिघलेगा। भाभी जी, भैया को गुस्सा मत दिलाइए। आप तो जानती हैं, जो भी उनकी बात काटकर इस गांव में कदम रखेगा, वे उसके पैर तोड़ देंगे। शांत हो जाइए। शहर में सूर्यम का घर। श्री राम नवमी पर सीता अकेले मायके जाने के लिए कपड़े पैक करते हुए रो रही है। सूर्यम उसकी पीड़ा देख लेता है। सीता, क्या कपड़े पैक कर रही हो? मेरे कपड़े भी उसी में रख दो। इस श्री राम नवमी पर तुम अकेली नहीं जा रही हो, मैं भी तुम्हारे साथ सीतारामपुरम आ रहा हूँ। मुझे अपनी सास के हाथ के बने अरीसे खाने की बहुत इच्छा है। सीता डर से कांपते हुए, जी नहीं, मत आइए। आपको पिताजी के गुस्से का अंदाजा नहीं है। वे आपका अपमान करेंगे। गांव वालों के सामने आपसे बहुत बुरा बर्ताव करेंगे। 15 सालों से किसी दामाद ने उस गांव की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। कृपया आप मत आइए। मैं आपकी इज्जत जाते हुए नहीं देख सकती। उनके हाथ में हमेशा लाठी रहती है। सूर्यम मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर, सीता, अहंकार हमेशा आत्मीयता के सामने हारता है। तुम्हारे पिताजी का गुस्सा सिर्फ एक भ्रम है। दामाद सिर्फ खातिरदारी चाहने वाला नहीं होता, बल्कि घर के बड़े बेटे जैसा होता है। ये मैं उन्हें साबित करके दिखाऊंगा। तुम हिम्मत रखो। इस त्योहार पर गांव का स्वाभिमान और मेरा प्रेम आमने सामने होंगे। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? भरोसा तो है,
लेकिन उनकी जिद के आगे आपकी बातें काम नहीं आएंगी। अगर आपको वापस लौटना पड़ा तो मेरी जान निकल जाएगी। मैं वापस लौटने के लिए नहीं जा रहा हूँ सीता, तुम्हारे पिताजी का दिल बदलने जा रहा हूँ। चलो गाड़ी में बैठो। सूर्यम और सीता की गाड़ी सीतारामपुरम की सीमा में प्रवेश करती है। पुल्लैया भागकर वीरभद्रैया को सूचना देता है। वीरभद्रैया गुस्से से भरकर अपने घर के सामने खड़ा हो जाता है। गाड़ी घर के सामने आकर रुकती है। वीरभद्रैया जोर से चिल्लाते हुए, ओ गाड़ी वाले, गाड़ी वापस मोड़। क्या तुझे पता नहीं कि इस गांव की दहलीज पर कोई दामाद कदम नहीं रख सकता? सीता, तू अंदर आ, इसे वहीं छोड़ दे, वरना दोनों वापस चले जाओ। मेरे स्वाभिमान को चुनौती मत दो। सूर्यम गाड़ी से उतरकर धीरे से चलते हुए वीरभद्रैया के पैर छुए। ससुर जी नमस्ते, श्री रामनवमी की शुभकामनाएं। मैं इस गांव में आपकी इज्जत कम करने नहीं आया हूं, अपनी सास के हाथ का खाना खाने और आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। भगवान के मंदिर जाने के नियम हो सकते हैं, लेकिन ससुराल आने के लिए बस प्रेम काफी है। अपनी ये बकवास बंद करो, तुम्हारी शहर की बातें यहां नहीं चलेंगी। अगर खातिरदारी की उम्मीद में आए हो तो भूखे पेट वापस जाओगे। इस वीरभद्रैया के घर में दामाद को पीढ़ी पर बैठाकर खाना खिलाने का रिवाज नहीं है। तुम मेरी जिद नहीं जानते, मेरी आंखों के सामने से चले जाओ। ससुर जी, मैं खातिरदारी के लिए नहीं आया हूं। अगर आप मुझे पीढ़ी नहीं देंगे तो मैं चबूतरे पर बैठकर खा लूंगा, और इसे नहीं मिले तो माँ जी के हाथ का बनाया दाल चावल खा लूंगा। लेकिन त्योहार के इन 3 दिनों में मैं अपनी पत्नी के साथ यहीं रहूंगा। यदि आप नहीं चाहते तो मुझ पर ध्यान मत दीजिए, मैं एक नौकर की तरह किसी कोने में पड़ा रहूंगा। कांतम्मा भीतर से रोते हुए आकर सूर्यम का सिर सहलाती है। आइए बेटा, आप अंदर आइए। अपने ससुर जी की बातों का बुरा मत मानिए। उन्हें गुस्सा बहुत आता है, पर दिल में कुछ नहीं रखते। इस त्योहार पर मेरा घर भर गया है बेटा। सूर्यम की बातों से वीरभद्रैया हतप्रभ रह गए। उन्होंने सोचा था कि दामाद जिद करेगा, पर इतनी विनम्रता देखकर वे कुछ कह नहीं पाए और गुस्से में अंदर चले गए। एक दिन दोपहर में पुल्लैया और सुब्बा राव घर के चबूतरे पर बैठकर बातें कर रहे थे। सूर्यम वहां आया। क्यों सूर्यम बाबू, आप तो शहर में पले बड़े हैं और हमेशा व्यापार में व्यस्त रहते हैं। यहाँ के मच्छर और ये गर्मी कैसे सह रहे हैं? हमारे वीरभद्रैया जी तो किसी भी क्षण आप पर झपटने वाले शेर की तरह हैं। क्या आपको डर नहीं लगता? सूर्यम मुस्कुराते हुए उनके बगल में बैठकर, पुल्लैया जी, शेर दहाड़ता जरूर है, लेकिन अगर प्यार से पुकारा जाए तो पालतू बिल्ली की तरह बन जाता है। शहर में चाहे कितना भी पैसा कमा लो, पर गांव के लोगों की बातों में जो शुद्धता होती है वो वहां नहीं मिलती। कल रात माँ जी ने जो आम के अचार के साथ चावल खिलाए, उसके सामने शहर के 5 स्टार होटल का खाना भी कुछ नहीं है। बाबूजी, आप बहुत बुद्धिमान हैं। सुना है कल हमारे गांव के शिव मंदिर का पंप सेट खराब हो गया था, जिसे आपने खुद अपने हाथों से ठीक कर दिया। आपको कीचड़ में काम करते हुए देखकर गांव के लोग हैरान थे। इसमें हैरानी की क्या बात है सुब्बाराव जी? मंदिर में पानी न होने की वजह से पूजा नहीं रुकनी चाहिए। शहर में मेरा व्यवसाय मशीनों का ही है। अगर वो विद्या इस गांव के काम आए तो मुझे और क्या चाहिए? फिर भी हमारे वीरभद्रैया जी को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बाबू। उनके लिए सिर्फ उनकी जिद ही मायने रखती है। उनका मन बदलना नामुमकिन है। नामुमकिन नहीं है पुल्लैया जी। पत्थर पर भी अगर लगातार पानी की बूंदें गिरें तो वो घिस जाता है। इंसान का मन तो बहुत कोमल होता है। ये बातें अंदर से सुन रहे वीरभद्रैया के मन में बेचैनी होने लगी। सूर्यम की अच्छाई उन्हें धीरे धीरे प्रभावित कर रही थी, लेकिन बाहर वे अब भी अपना स्वाभिमान ही दिखा रहे थे। श्री राम नवमी का दिन सीतारामपुरम गांव में सीताराम स्वामी की रथ यात्रा होनी है। ये आसपास के 10 गांवों का बड़ा त्योहार है। वीरभद्रैया की देखरेख में रथ निकलना है, लेकिन पिछली रात हुई बेमौसम बारिश के कारण रथ वाली जगह पर काफी कीचड़ जमा हो गया है। वीरभद्रैया जी, मुहूर्त निकला जा रहा है, रथ चलना चाहिए। आप पहले नारियल फोड़िए। दोपहर तक रथ गांव की सीमा तक पहुंचना चाहिए। वीरभद्रैया ने जोर से कहा। जय श्री राम। हमारे गांव का गौरव चारों दिशाओं में फैलना चाहिए। गांव के युवकों ने रथ की रस्सी पकड़कर जोर से खींची, लेकिन रथ के पहिए गहराई तक कीचड़ में धंस गए। बहुत कोशिशों के बाद भी रथ 1 इंच भी नहीं हिला। बार बार प्रयास करने से भी नहीं। बाबू वीरभद्रैया जी,
रथ के पहिए कीचड़ में बहुत अंदर चले गए हैं। दूसरे गांवों के लोग और रिश्तेदार हमें देखकर हंस रहे हैं। अगर मुहूर्त निकल गया तो हमारे गांव के लिए अपशकुन होगा बाबू। क्या कम से कम ट्रैक्टर मंगवा ले? वीरभद्रैया चिंता में पसीने पसीने होते हुए, अगर भगवान का रथ ट्रैक्टर से खिंचवाया तो मेरी इज्जत का क्या होगा? दूसरे गांव वालों के सामने हमारा मान सम्मान मिट्टी में नहीं मिल जाएगा? इतने लोग होकर भी क्या इसे नहीं खींच पा रहे? और लोगों को बुलाओ। अगर ये रथ नहीं चला तो मेरी जान निकल जाएगी। मेरे गांव की इज्जत मेरे हाथ में है। कितनी भी कोशिशों के बावजूद रथ नहीं हिला। दूसरे गांव के बड़ों ने कानाफूसी शुरू कर दी कि वीरभद्रैया का स्वाभिमान रथ को हिला तक नहीं पाया। वीरभद्रैया सिर झुकाकर आंसू बहाने की स्थिति में आ गए। वहां का शोर शराबा देखकर सूर्यम आगे आया। उसने रथ के पहियों का निरीक्षण किया। उसे समझ आ गया कि कीचड़ में सिर्फ शारीरिक बल लगाने से कोई लाभ नहीं होगा। यहाँ शारीरिक शक्ति से ज्यादा बुद्धि की आवश्यकता है। अगर आप अनुमति दें तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वीरभद्रैया बेबसी से देखते हुए, तुम क्या करोगे सूर्यम? जब 100 लोग नहीं खींच पाए तो तुम शहर के रहने वाले अपने कोमल हाथों से इस कीचड़ में क्या कर पाओगे? यहां मेरी इज्जत जा रही है। तुम मेरा और अपमान मत करो। मैं आपको नीचा दिखाने नहीं आया हूं ससुर जी, रथ को आगे बढ़ाने आया हूं। रथ के पहिए जमीन को पकड़े हुए हैं, उन्हें पकड़ नहीं मिल रही है। पुलैया जी, जल्दी जाइए और मंदिर के चबूतरे पर रखे वे 2 लंबे सागवान के लट्ठे ले आइए। सूर्यम ने उन लट्ठों को रथ के पीछे के पहियों के नीचे कीचड़ में एक विशेष कोण पर फंसाया। एक तरफ ठोस जमीन का सहारा लेकर उन्होंने लट्ठों को उत्तोलक की तरह इस्तेमाल किया। अब खींचने वाले लोग रस्सी को बेतरतीब ढंग से ना खींचें। जब मैं 1, 2, 3 कहूं तभी सबको एक साथ पूरी ताकत लगाकर खींचना है। उसी समय मैं और पुल्लैया इन लट्ठों पर जोर लगाकर पहियों को ऊपर उठाएंगे। ससुर जी, आप आगे खड़े होकर प्रभु का नाम जपिए। आपके आह्वान में ही इस गांव की शक्ति है। इस रथ को आप ही को चलाना होगा। वीरभद्रैया ने सूर्यम की ओर आश्चर्य से देखा। उसकी आंखों के विश्वास ने उन्हें साहस दिया। सूर्यम उनकी इज्जत बचाने के लिए जो प्रयास कर रहा था, उसने उनके दिल को छू लिया। जय सीतारामचंद्र स्वामी की। 1, 2, 3 खींचो। सबने एक साथ तालमेल के साथ रस्सी खींची। सूर्यम ने लट्ठों पर अपनी पूरी ताकत लगाकर पहियों को कीचड़ से ऊपर उठाया। रथ सफलतापूर्वक आगे बढ़ गया। दूसरे गांव के लोगों ने भी सूर्यम की बुद्धिमानी की सराहना की। रथ यात्रा पूरी होने के बाद रात को सभी वीरभद्रैया के घर के सामने जमा हुए। वीरभद्रैया की आंखों में आंसू थे। उनका अहंकार पूरी तरह खत्म हो चुका था। वे सीधे सूर्यम के पास गए। सूर्यम, मुझे माफ कर दो बेटा। अब तक मैं सोचता था कि दामाद एक पराया व्यक्ति होता है जो सिर्फ खातिरदारी करवाता है और हमारा अपमान करता है। अपने झूठे स्वाभिमान के कारण मैंने 15 सालों तक अपनी बेटियों की खुशी और अपनी पत्नी की मुस्कान को दबाए रखा। आज तुमने सिर्फ रथ को नहीं खींचा बेटा, मेरे मन में जमे अहंकार को भी हिला दिया। तुमने मेरी इज्जत बचा ली। तुम मेरे दामाद नहीं, इस घर के बड़े बेटे हो। सूर्यम वीरभद्रैया के पैर छूते हुए, ससुर जी, परिवार में छोटी मोटी अनबन होती है, पर जिद नहीं होनी चाहिए। जैसे बेटे को पिता से रूठने का हक है, वैसे ही दामाद को भी ससुर से रूठने का हक है। प्रेम के सामने क्रोध कभी टिक नहीं पाता ससुर जी। आपने हमें दूर रखकर खुद को ही सजा दी। कांतम्मा खुशी के आंसुओं के साथ, देखा आपने, दामाद जी के आने से इस घर और इस गांव में फिर से रौनक आ गई है। सीता सूर्यम की ओर गर्व से देखते हुए, आपने पिताजी के पत्थर जैसे दिल को भी अपने प्रेम से पिघला दिया। मेरे जीवन में इससे सुखद त्योहार कोई और नहीं रहा। क्यों वीरभद्रैया जी, आपके पुराने नियम का क्या हुआ? उसे हटा दिया या कल फिर से कोई आया तो उसके पैर तोड़ेंगे? वो नियम आज ही कूड़ेदान में चला गया पुल्लैया। कल से हमारे गांव की जो भी बेटी आए उसे अपने पति के साथ ही आना होगा। आने वाली उगादी पर मैं खुद गांव के सभी दामादों के लिए दावत का इंतजाम करूंगा। दामाद रहित गांव अब से दामादों का गांव बनेगा। अगली सुबह सूर्यम और सीता वापस शहर जाने के लिए गाड़ी के पास तैयार खड़े हैं।
इस बार वीरभद्रैया ने खुद जाकर उन्हें रेशमी कपड़े और दामाद की पूरी मर्यादा के साथ विदा किया। सीतारामपुरम गांव में वो त्योहार एक नए अध्याय की शुरुआत बना। उस गांव की हवा भी जैसे यही कह रही थी कि अहंकार हमेशा इंसानों को दूर करता है, जबकि आत्मीयता हमेशा उन्हें करीब लाती है। अहंकार विनाशकारी है। छोटी छोटी जिद और अभिमान के कारण इंसान बरसों तक अपनों से दूर हो जाता है, जिससे केवल खुशियां ही छिनती हैं। दामाद या बहू पराये नहीं होते, वे परिवार के सदस्य होते हैं जो नए रिश्ते और शक्ति लेकर आते हैं। प्रेम और समय की समझ। क्रोध को क्रोध से नहीं जीता जा सकता। धैर्य, प्रेम और समय पर सही बुद्धि के प्रयोग से कठोर हृदय को भी पिघलाया जा सकता है।